बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि मारूफ सनतकार ने शहरियों के लिए एयर कराची तोहफा देने का ऐलान कर दिया है। मिर्जा इख्तियार बेग ने कहा कि मुल्क की मईशत के लिए अच्छे नंबर्स हैं। स्टॉक मार्केट के सरमायाकारी रिकॉर्ड इस बात का मजहर है कि सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी इस वक्त मिर्जा इख्तियार बेग के हमरा मौजूद हैं। मजीद उनसे जान लेते हैं। जी खुर्शीद, कहिएगा मजीद उनकी जानिब से क्या कहा गया है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रुकन कौमी असम्बली और माहिर मईशत मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब के साथ, और इनसे गुफ्तगू करेंगे कि कराची के ताजिरों ने एयर कराची लेकर आने का जो इरादा किया है वो कराची के शहरियों के लिए मुल्क की मईशत के लिए एक अच्छी खबर है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि मज़ीद क्या अच्छी खबरें कराची के शहरियों को देंगे। बेग साहब, बहुत शुक्रिया। कराची के शहरियों के लिए बहुत अच्छी खबर है, मज़ीद क्या अच्छी खबरें देने की उम्मीद है? और पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत अच्छी समत में जा रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? जी देखिए, अफराद ज़र 5% पे आ गया, सोचा भी नहीं था, मैंने भी नहीं सोचा था। 38% से रिज़र्व्स आपके 14 बिलियन हो गए हैं, रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ी है। IMF का जो जायज़ा हुआ था वो मुतमईन गए हैं, और मिनी बजट वगैरह सब गलत बातें कोई नहीं आ रहा है। बल्कि वज़ीर ख़जाना साहब ने मुझसे वादा किया कि सबसे पहले अगर कोई चीज़ कट करेंगे वो टैक्सेस होंगे सैलरी क्लास के ऊपर, आप लोगों पर। तो ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन मुल्क में सियासी इस्तेकाम चाहिए। हमने जो मार्कअप कम होना शुरू हुआ, एक वो वजह 22% से 15 पे आ गया, अब 2 से 3% और कम होने वाला एक हफ्ते में। तो मार्कअप कम हुआ है, फाइनेंशियल कॉस्ट कम हुई है, अफराद ज़र कम हुआ है, और फिर बाहर से रेमिटेंसेस आई है, क्योंकि रुपये आपका इस्तेहकम है। पाक रुपये 278 रुपये पे एक साल से ज़्यादा खड़ा हुआ है। यही सब चीज़ें हैं। और पिछले साल तो ज़राअत की पैदावार बहुत अच्छी थी। इस साल अब देखें, अभी फिगर नहीं आई है, तो इंशाअल्लाह 3.5% हमारी उम्मीद है GDP ग्रोथ हासिल होगी। मुस्तकबिल में क्या देख रहे हैं उनकी मईशत? मैं तो अच्छी देख रहा हूँ। IMF भी मुतमईन है, नई सरमाकारी के लिए SIFC काम कर रही है, लिहाजा ये सब चीज़ें इंशाअल्लाह मुल्क की माशत को एक मोमेंटम देंगे। ये थे मिर्ज़ा इख्तियार बेग जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इनका ये कहना था कि मुल्क की मईशत मस्बत जोन में जा रही है। SIFC भी अपना काम भरपूर किरदार इसमें अदा कर रहा है, और मुस्तकबिल में अच्छी खबरें आवाम को सुनने को मिलेगी। कराची एयर जो है वो भी एक कराची के शहरियों के लिए एक बड़ा तोहफ़ा है। कराची के शहरी इस पर खुश हैं, और मुल्क की जो मईशत है वो मस्बत जोन में दाखिल हो रही है। आइंदा मुल्क जो माशी तौर पर मज़ीद मुस्तहकम होने जा रहा है। जी, दूसरी जानिब आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में वसीम बादामी और ताबिश हाशमी आमने सामने आ गए। दोनों की जानिब से अपने अपने तंज़ो मज़ा और बरजस्ता जुमलों से हाज़रीन को खूब महसूस किया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे राहिल बेग। 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के पहले रोज मैं हूँ कराची के उन्वान से मुनक्किद होने वाली नशिस्त। पूछेंगे कराची शहर का सबसे ज्यादा जायकेदार चीज कौन सी मेरे जहन में है, तो बाकड़ा कराची के इलाके यहीं पर 24 घंटे खुला रहता है। मारूफ कॉमेडियन और मेहजबान ताबिश हाशमी और एंकर वसीम बदावी ने कराची शहर की तारीख, सकाफत और मौजूदा हालात पर तंज़ो मज़ा से भरपूर गुफ्तगू की। उनकी बरजस्ता बातों और मज़ाहिया तबसरों ने शुरा को खूब महसूस करने के साथ साथ कराची की गहरी तहजीबी व समाजी अहमियत को उजागर किया। अच्छा, एक चीज थी भाई, ये आज की हड़तालों की तरह नहीं होती थी। हड़तालें मुहिम हड़ताल, नहीं। निकलना है नहीं निकलना, सबको पता था। वो या होती थी या नहीं होती थी, ये एक बात होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, मरहला बीच का नहीं होता। वाह, मरहला बीच का नहीं होता, इश्क होता है या नहीं होता। क्या ताबिश हाशमी ने इस मौके को अपने लिए यादगार करार देते हुए कहा कि इस नशिस्त ने उनकी बचपन की यादें ताज़ा कर दी। अपना बचपन याद आ गया। मैंने वालिद साहब के साथ इन्हीं ऐसी महफिल में आता था, और इसी तरह लोग बैठे होते थे, इसी तरीके के लोग बैठे होते थे, इसी तमीज़ से सुनते भी थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तान कराची में ये सब रौनकें वापस आ रही हैं, बहाल हो रही हैं, और होनी चाहिए, ताकि मुझसे जो बाद आने वाले लोग हैं जिन्होंने ये सब नहीं देखा वो ये सब देख सकें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सब रिवाइव होगा वापस। नशिस्त के इख्तिताम पर हाज़रीन ने प्रोग्राम की तारीफ की, और यूं मैं हूं कराची के साथ आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का पहला रोज इख्तिताम पजीर हो गया। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ राहिल बेग, सिटी 21। वज़ीर सकाफत सिंध सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस अमन का पैगाम करार दे दिया। वज़ीर सकाफत कहते हैं कि सिंध अमन का गहवारा है। अदब की तरवीज के लिए आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जैसे प्रोग्राम्स वक्त की अहम ज़रूरत है। मज़ीद जानते हैं राहिल बेग से।
17ویں عالمی اردو کانفرنس کا رنگا رنگ ادبی میلہ سجا ہوا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ وزیر ثقافت سندھ سید ذوالفقار علی شاہ صاحب موجود ہیں جو کہ افتتاحی تقریب میں موجود تھے. شاہ صاحب کیا کہیں گے؟ ادب کے رنگ ہیں, فن و ثقافت کے رنگ ہیں. 17 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے. عالمی اردو کانفرنس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی آج 17ویں عالمی اردو کانفرنس آپ دیکھ رہے ہیں جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ نے اس کا انوگریشن کیا ہے. اردو ہماری قومی زبان ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج آرٹ کونسل کی جانب سے احمد شاہ صاحب نے جیسے بہت بڑا ایک ایونٹ, اور یہ کانفرنس اتنی کہ میں سمجھاؤں گا کانفرنس سے تو زیادہ ہو گیا, جلسہ ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ بڑی ہے. اور دیکھیں جہاں پہ کچھ دن پہلے احتجاج پنجاب اور کے پی میں تھے, اس جگہ پہ اگر ہمارے صوبہ سندھ میں اور خصوصاً کراچی شہر میں ایسا ایونٹ ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سافٹ امیج جاتا ہے پاکستان کا پوری دنیا میں. اور اس عالمی کانفرنس کے لیے بھی باہر سے ملکوں سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہاں کے جو ہمارے بہت انٹلیکچول ہیں, کے پی کے سے, پنجاب سے, گلگت بلتستان سے, بلوچستان سے, سندھ سے, اور باقی آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی عالمی کانفرنس ہونے سے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ 17ویں عالمی کانفرنس ہونے سے ایک اچھا میسج جائے گا جو نوجوان کچھ سیکھ کے جائیں گے. بڑی تعداد موجود ہے, نوجوان بڑی تعداد میں ہیں, سینئر سٹیزنز یہاں پہ ہمیں بڑی تعداد میں نظر آ رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 17 سال سے علم و ادب کا جاری یہ خوبصورت ادبی میلہ, اس کا جو انعقاد ہے اس سے نوجوان نسل کو ادب سے قریب کیا جا سکتا ہے. جی. اور ملک میں ڈیجیٹلائزیشن کی بڑھتی ضرورت کے لیے ڈیٹا سینٹرز کا قیام. شینڈرز الیکٹرک نے منشا برادران کے اشتراک سے تقریب کا انعقاد کیا جس کا مقصد معاشی ترقی اور کاروباری اقدامات کو فروغ دینا ہے. نمرہ ریاست کی رپورٹ دیکھیے. ڈیجیٹلائزیشن کی دنیا میں ترقی کیسے کی جائے, شنائڈرز نے ڈیٹا سینٹرز متعارف کرا دی. مقامی ہوٹل میں منعقدہ تقریب میں بیرون ملک کے نمائندوں کی بھی شرکت. کنٹری جنرل مینیجر ہمایوں اخلاق نے گفتگو میں کہا کہ ڈیٹا کی حفاظت دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی اب اہم مسئلہ بن چکا ہے جس کے حل کے لیے شنائڈرز اپنا کردار ادا کر رہا ہے. شنائڈر بیکاز ہمارا پورا فوکس ایک اینڈ ٹو اینڈ سلوشن کی طرف ہوتا ہے تو اس میں کوئی بھی چیز ہے ناٹ جسٹ ریلیٹڈ ٹو الیکٹریکل انفراسٹرکچر یا ڈیٹا سینٹر انفراسٹرکچر بلکہ آلسو سائبر سیکیورٹی اور ڈیٹا سیکیورٹی کی بھی لیئرز جو ہے نا وہ بھی ہماری ٹیم آر ویری ویل ورسڈ اینڈ اکوپڈ ود. بین الاقوامی مقررین نے پاکستان میں پائیدار ترقی کے اہداف پر زور دیتے ہوئے کہا اس اقدام سے پارٹنرز کا اعتماد پختہ ہونے کے ساتھ ساتھ معیشت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے. And now our local team asked for to support a large data center for new technology. We are here to bring our experience from Middle East in Pakistan in terms of sustainability, in terms of new technology, AI technology, and all aspects of hyperscale data center. I can say there is a big shift in changing. The demand is coming more and more here. That's part of our visit here to start to see the trend and how they address the trend from the data center perspective to provide that kind of a solution, especially with the AI coming very rapidly globally. And definitely it will come here to address those challenges. And we are part of this journey from Schneider Electric to help the customers, the partners. شنائڈرز پاکستان میں ڈیٹا سینٹرز کی تعمیر اور جدید ترین ٹیکنالوجیز سے ملک کی معیشت کو عالمی معیشت سے منسلک کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. کیمرہ مین شہریار علی کے ساتھ نمرہ ریاست کراچی. اور ٹی ایم سی ملیر کے زیر انتظام فیوچر کالونی یونین کونسل 6 میں قائم سرکاری ڈسپنسری زبوں حالی کا شکار ہے. نہ ڈیوٹی ڈاکٹر موجود ہے اور نہ ہی ادویات اور نہ ہی صفائی کا نظام درست ہے. علاقہ مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ متعلقہ حکام سے مطالبہ ہے کہ اس پر توجہ دی جائے اور سہولیات فراہم کی جائیں. نہ کوئی دوائی ہے صحیح, نہ کوئی ڈاکٹر بیٹھتے ہیں اور یہ ٹوٹی پھوٹی شکار ہے پورے ڈسپنسری. نہ کوئی اس کی جگہ ہے, واش روم کی کوئی جگہ نہیں ہے, نہ کوئی پانی کا نظام ہے. ایسا جیسے ایک بکھرا ہوا زمان علاقہ ہوتا ہے, جنگل بھی ابران بنی ہوئی ہے اور ہم پورا اتنا بڑا محلہ ہے. کوئی بیچارے لوگ پیسے سے علاج کرا رہے ہیں, ایک اچھی دوائی ہمیں میسر نہیں ہے یہاں پہ کہ ہم لوگ اپنا دوائی لے کے اپنا گزارا کر لیں.
उधर दरख्तों की कटाई करने वाले मुजरिम करार पाएंगे, कानूनी कार्रवाई का भी फैसला कर लिया गया है। महकमा जंगलात और जंगली हयात ने चीफ कंजर्वेटर को खत इरसाल करके तादीबी कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत कर दी है। सिंध हुकूमत की जानिब से दरख्तों की कटाई को गैर कानूनी करार देकर सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया है और महकमा जंगलात और जंगली हयात एक्शन में आ गया है, जबकि दरख्तों की कटाई करने वालों को मुजरिम करार दे दिया जाएगा और कटाई करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। महकमा जंगली हयात सिंध ने चीफ कंजर्वेटर को खत इरसाल किया है। खत में सूबे में दरख्तों की कटाई रोकने और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत की गई है। उधर सिंध सरकार की जानिब से नया एकेडमिक तालीमी साल 2025 1 अप्रैल से शुरू करने का फैसला सामने आया है। महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी ने नए साल का कैलेंडर जारी कर दिया। महकमा स्कूल तालीम की स्टीयरिंग कमेटी के फैसलों का महकमा स्कूल तालीम ने हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके मुताबिक नया तालीमी साल 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा, जबकि पहली से तीसरी जमात तक के तालिब इल्मों को अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। 1 मार्च से 15 मार्च 2025 तक चौथी से 8वीं क्लास के तालिब इल्मों के इम्तिहानात लिए जाएंगे, जबकि 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात 15 मार्च से लिए जाएंगे। 11वीं और 12वीं क्लास के इम्तिहानात 15 अप्रैल से लिए जाएंगे। तालीमी साल 2025 और 2026 में 2 माह मौसम गर्मा की छुट्टियां 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी, जबकि मौसम सरमा की 10 रोज़ा छुट्टियां 22 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 तक होंगी। और चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत महकमा कॉलेज एजुकेशन का अहम इजलास हुआ। 50 कॉलेजेस में स्मार्ट क्लासरूम्स और IT सहूलियात के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। इस इजलास में तलबा प्रोग्राम्स और नुमाइशों के लिए हर कॉलेज को 5 लाख रुपए देने का फैसला किया गया। 30 कॉलेजेस की साइंस लेबॉर्ट्रीज अपग्रेड करने और 20 में जदीद लाइब्रेरियां कायम करने का भी फैसला किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने हर कॉलेज को 5 कंप्यूटर्स फराहम करने, कैरियर काउंसलिंग विंग बनाने और तलबा की रहनुमाई के लिए वर्कशॉप्स मुनक्किद करने की हिदायत की है, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन फेडरल B एरिया को डिग्री देने वाले कॉलेज बनाने और 43 कॉलेजेस में BS प्रोग्राम शुरू करने का भी फैसला किया गया है। उधर एडवांस लैब और टेली क्लिनिक से शहरी भरपूर फ़ायदा उठाने लगे। मरीजों को टेली क्लिनिक्स के जरिए इलाज की बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मैसर आ रही हैं। क्लिनिक्स और लेबॉर्ट्री के CEO डॉक्टर रफ़ीक खनानी कहते हैं कि जदीद तरीके से फ़ायदा हासिल हो रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए इब्राहिम रिंद की ये रिपोर्ट। एडवांस लैब व टेली क्लिनिक्स के जरिए आवाम को बेहतर इलाज मिलने लगा। दुनिया भर के मरीज टेली क्लिनिक से मुस्तफ़ीद होने लगे। एडवांस लैब व टेली मेडिसिन के CEO डॉक्टर रफ़ीक खनानी ने कहा कि टेली क्लिनिक्स की तादाद 300 हो चुकी है। एडवांस लैब की तादाद 8 हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मियारी टेस्ट होने से आवाम फ़ायदा उठा रही है। ये पूरे मुल्क में एक नेटवर्क बनाना चाह रही हैं, जो उसमें कि टेली हेल्थ की सर्विसेज जो है, जो पाकिस्तान में है वो भी, और पाकिस्तानी जो बाहर हैं वो भी, और उनके डॉक्टर भी पाकिस्तान में हैं या बाहर हैं, तो हम उनको कनेक्ट करते हैं टेली हेल्थ की सर्विसेज से। इसका नाम है एडवांस इंटरनेशनल टेली क्लिनिक A8, और इस क्लिनिक के ज़रिए जो है वो हम ये इलाज मुआलज की सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं। एडवांस लैब व टेली क्लिनिक्स के स्टॉल का दौरा करने के बाद डायरेक्टर EPI डॉक्टर नईम खानजादा ने कहा कि हमें खुशी हो रही है कि लैब में जदीद सहूलतें मुयस्सर हैं। कम उसमें टेली हेल्थ से लोगों को ये फैसिलिटेट करेंगे इंटरनेशनल लेवल के कंसल्टेंट। ये एक बड़ी अच्छी बात है, बहुत इनोवेशन है कि यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए आप इंटरनेशनल कंसल्टेंट से रहनुमाई हासिल कर सकें। एडवांस लैब और टेली मेडिसिन के जरिए अब तक हज़ारों अफराद ने बेहद फ़ायदा उठा चुके हैं, जिनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ इब्राहिम रिंद, City 21। यहाँ आपको बताएं कि शहर कायद की फ़ज़ा सेहत की दुश्मन बन गई है, जिसकी वजह से बेशुमार बीमारियाँ जन्म दे रही हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक खतरे की घंटी बज गई है। रिसर्चर डॉक्टर सुरैया जबीन कहती हैं कि फॉसिल फ्यूल्स ईंधन का बढ़ता इस्तेमाल हवा को आलूदा से आलूदा तरीन बना रहा है। मज़ीद उनका क्या कहना है, जानते हैं नुमाइंदा फारान खान से। फ्यूल का जो इस्तेमाल है एनर्जी यूटिलाइजेशन के लिए, जिसमें हमारी इंडस्ट्रीज़ इस्तेमाल कर रही हैं, हमारा जो व्हीकल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहा है। बेसिकली ये है आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को ख़राब करने के लिए, जिसमें सारे गैसियस एमिशन शामिल हैं, नॉक्स है, सॉक्स है, फिर हाइड्रोकार्बन्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये सारी गैसेज़ हैं जो आपकी फ़िज़ा को बुरे तरीके से आलूद कर रही हैं। तो फॉसिल फ्यूल का जो अल्टरनेट है उस तरफ हमें मूव करना पड़ेगा।
यानी एनर्जी यूटिलाइजेशन के लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए भी, और फिर अपने जो भी हम इंडस्ट्रीज़, मेनली हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, और फिर दूसरी भी जगहों पे जो भी एनर्जी की यूटिलाइजेशन है तो उसमें भी हमें स्विच करना पड़ेगा। यानी हम सोलर एनर्जी पे स्विच करें, विंड एनर्जी पे स्विच करें, हाइडल एनर्जी पे स्विच करें, तो ये हमारे लिए आहिस्ता आहिस्ता फिर हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। लियारी में कानून नाफिज करने वाले इदारे और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई सामने आई है। गैंग वॉर सरगना उजैर जान बलोच के भाई जुबैर सेठा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तफसीलात के मुताबिक गैंग वॉर सरगना उजैर बलोच का भाई रिहाई के फौरी बाद गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी सिटी आरिफ उजीज के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारे और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई की, जिसमें उजैर बलोच का भाई जुबैर पकड़ा गया। मुलजिम हाल ही में जेल से छूटा था, भत्ताखोरी का नेटवर्क फाल कर रहा था। मुलजिम जेल में बैठकर भत्ते का नेटवर्क चला रहा था। मुलजिम निशानदही पर असलहा और दस्ती बम बरामद कर लिया गया, जबकि गैंग वॉर के बैरून मुल्क फरार होने वाले कारिंदे भी मुलजिम के राबते में थे। गिरफ्तार मुलजिम ने समात पर जेल से बाहर आते ही लियारी में हवाई फायरिंग करके खौफ व हिरास फैलाया। पुलिस की जानिब से मुलजिम के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट समेत दीगर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से साबिक सदर आरिफ अलवी को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया गया है। सूबाई और वफाकी हुकूमतों से जवाब भी तलब कर लिया गया। आरिफ अलवी कहते हैं कि हम यहाँ इंसाफ के लिए अदालत आए थे और इंसाफ मिला है। मुमताज जमाली की ये रिपोर्ट। साबिक सदर आरिफ अलवी को रिलीफ मिल गया, अदालत ने किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच के रूबरू डॉक्टर आरिफ अलवी के खिलाफ नामालूम मुकदमे में गिरफ्तारी और मुकदमात की तफसीलात से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि गुज़िश्ता रोज अदालत ने 3 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर की थी और सियासी इंतकाम के तहत मुकदमात में गिरफ्तारी का खदशा है, जिस पर जस्टिस सना अकरम मिन्हास ने रिमार्क्स दिए कि हम इस मरहले पर कोई हुक्म इम्तना जारी नहीं कर सकते, आप खुद को कुछ दिन के लिए बचा सकते हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि आरिफ अलवी को किसी मुकदमे में आइंदा समात तक गिरफ्तार न किया जाए। ताहम आज के बाद अगर कोई नई FIR दर्ज होती है तो अदालत इस पर कुछ नहीं कर सकेगी। अदालत में गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि 3 शहरों में पहले से मुकदमा दर्ज हैं, मजीद कहां हैं कुछ मालूम नहीं। हम यहां इंसाफ के लिए आए थे और इंसाफ मिला है। इंसाफ मिला क्योंकि जिस अंदाज से हुकूमत मुकदमात कर रही है, बना रही है, उसमें ये पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ के FIR काट दी। मैं 3 शहरों का ऑलरेडी फंसा हुआ हूँ, पता नहीं कहाँ के शहर हैं जहाँ FIR उन्होंने काट दी। अदालत ने दरख्वास्त पर सूबाई और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए फरीकैन से 12 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। मुमताज जमाली, सिटी 21। और IG सिंध के अहकामात के बाद DIG ट्रैफिक भी इन एक्शन हो गए हैं। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले शहरी हो जाएं होशियार, अब कार्रवाइयां तेज होंगी। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा का कहना है कि शहरी जल्द ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस इशू करवा लें। सड़कों पर हिफाजती तदाबीर को यकीनी बनाना और गैर कानूनी ड्राइविंग के वाक़यात को कम करना है। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाना कानूनन एक जुर्म है। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस किसी सूरत गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले अफराद से गाड़ियां जब्त करके थानों में भी बंद कर दी जाएंगी। जब्त की गई गाड़ियां बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के वापस नहीं होंगी जब तक ड्राइवर अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाएगा। ताहम तमाम शहरी दौरान ड्राइविंग अपना ड्राइविंग लाइसेंस हमरा रखें। वज़ीर आला सिंध की जानिब से सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हशमत लोधी यूथ डेवलपमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने प्रोफेसर हशमत लोधी को खराज अक़ीदत पेश करते हुए उनकी तालीमी खदमात को उजागर किया। वज़ीर आला ने कहा कि प्रोफेसर लोधी का काम आने वाली नस्लों को मुतासिर करेगा और ये यूथ डेवलपमेंट सेंटर इनके विजन और इक़्तिदार का सबूत है। वज़ीर आला सिंध ने गैर निसाबी सरगर्मियों की अहमियत को भी उजागर किया और मुबाहसों, आर्ट, समाजी खदमात, अदब, साइंस, खेलों और किरदार साजी के लिए स्टूडेंट सोसाइटीज़ के किरदार की अहमियत पर भी जोर दिया। इस तकरीब में चेयरमैन HEC प्रोफेसर तारिक रफ़ी, वाइस चांसलर NED यूनिवर्सिटी डॉक्टर सरोज लोधी, वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुजीब सहराई, सेक्रेटरी U&B अब्बास बलोच, सेक्रेटरी HEC मोइन खान, हाजी हनीफ तैयब और दीगर ने भी शिरकत की।
अपडेट करें कि PIA बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ है और PIA कॉरपोरेशन लिमिटेड की जानिब से खुर्रम मुश्ताक को कायम मुकाम CEO मुकर्रर कर दिया गया है। तर्जुमान कौमी एयरलाइन के मुताबिक खुर्रम मुश्ताक एयर वाइस मार्शल आमिर हयात की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने पर ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे। खुर्रम मुश्ताक PIA के सीनियर तरीन चीफ्स में से एक हैं और हवाबाजी का वसी तजुर्बा रखते हैं। वो PIA के कमर्शियल एयरपोर्ट सर्विसेज, फ्लाइट सर्विसेज, सिक्योरिटी विजिलेंस के सरबराह भी रह चुके हैं। अपडेट करें कि मुल्क भर में 100 से ज़ायद एविएशन मंसूबे ज़ेरे तकमील हैं। पहली DG पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ई कचहरी का इनेकाद किया गया। एयरपोर्ट्स पर भिखारियों के खिलाफ भी फौरी कार्रवाई का ऐलान किया गया। DG पाकिस्तान एयरपोर्ट्स एयर वाइस मार्शल ज़िशान सईद कहते हैं कि सखर एयरपोर्ट अपग्रेडेशन और बोइंग 777 ऑपरेशंस के लिए ज़मीन के हुसूल का अमल जारी है। पहली DG पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ई कचहरी का इनेकाद किया गया है और DG पाकिस्तान एयरपोर्ट्स एयर वाइस मार्शल ज़िशान सईद ने इसकी मेज़बानी की है। डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल एयरपोर्ट्स और दीगर डायरेक्टर्स ने DG PAA की मुआवनत की। DG पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने कहा कि सखर एयरपोर्ट अपग्रेडेशन और बोइंग 777 ऑपरेशंस के लिए ज़मीन के हुसूल का अमल भी जारी है। कराची, लाहौर और स्कर्दू एयरपोर्ट्स की अपग्रेडेशन के मंसूबे जारी हैं। मुल्क भर में 100 से ज़ायद एविएशन मंसूबे तकमील के मराहिल में हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट कैंटीन पर नाकिस खाने की शिकायत पर सख्त कार्रवाई की हिदायत की गई है। मज़ीद ये कहा कि एयरपोर्ट्स पर भिखारियों की मौजूदगी की शिकायत के बाद रोकथाम के लिए भी फौरी अहकामात जारी कर दिए गए हैं, जबकि इस्लामाबाद एयरपोर्ट गंधारा आर्ट गैलरी में सहूलियात बेहतर बनाने की भी हिदायत उनकी जानिब से की गई है। MD कैब टेस्ट को गैर जानिबदार और शफाफ बनाने का इक़दाम PMNDC ने मदद की दरख्वास्त कबूल कर ली है। 18 ग्रेड के 7 अफसरान नामजद कर दिए गए। तर्जुमान PMNDC के मुताबिक टेस्ट मराकज़ के लिए 18 ग्रेड के 7 अफसरान नामजद करने की दरख्वास्त की गई थी। 18 ग्रेड के 7 अफसरान नामजद कर दिए गए। इंतज़ामात में मदद के साथ इम्तिहान के दिन मराकज़ का दौरा भी करेंगे, जबकि टेस्ट बरोज़ इतवार 8 दिसंबर को कराची में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक जामिया कराची और NED यूनिवर्सिटी में होगा। और सिंध असेंबली में यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम कायम कर दिया गया है। स्पीकर अवैस कादिर शाह ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है। सिंध असेंबली के स्पीकर अवैस कादिर शाह ने 50 नौजवान पार्लियामेंटेरियंस पर मुश्तमिल यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम कायम किया है, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। YPF में पीपल्स पार्टी, MQM और PTI के अरकान शामिल हैं। फोरम में जाम खान शोरू, सरदार मोहम्मद बख्श मेहर, मखदूम महबूबुल ज़मान, अली खुर्शीदी, शारिक जमाल, आमिर सिद्दीकी, मारवी फसी, शाहीना शेर अली और दीगर भी शामिल हैं। एक हफ्ते के दौरान स्टेट बैंक के ज़खायर में 62 करोड़ डॉलर्स का इजाफा हुआ है, जिसमें एशियाई तरक्याती बैंक के 50 करोड़ डॉलर भी शामिल हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक स्टेट बैंक के ज़खायर मार्च 2022 की बुलंद सतह 12 अरब 3 करोड़ डॉलर की सतह पर जा पहुंचे हैं। कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर 7.70 करोड़ डॉलर कमी से 4 अरब 58 करोड़ डॉलर रह गए हैं, जबकि मुल्की मजमूई ज़खायर में 54 करोड़ 40 लाख डॉलर का इजाफा हुआ है। मुल्की मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर अप्रैल 2022 की बुलंद सतह 16 अरब 62 करोड़ डॉलर पर पहुँच गए हैं।